हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारे साथ हैं ध्रुव भाई, जिन्होंने कि गेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5 निकाली है और इन्होंने आईआईटी बॉम्बे चूज़ किया है अपने मास्टर्स के लिए। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की, क्या चैलेंजेस इनके सामने आए। तो चलते हैं ध्रुव भाई के इंट्रोडक्शन के साथ। Hello guys, I am Dhruv Kathrodia, and I secured All India Rank 5 in GATE 2023 in Computer Science. And today we are here to have a conversation on what are the few things that you need to keep in mind, what are the things that you need to focus on while doing your GATE preparation. So let us begin our conversation. ओके, सो ध्रुव भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी गेट में ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। और अब बात करते हैं कि जब आपने गेट का एग्ज़ाम दिया, Thank you. तो जब आपने गेट का एग्ज़ाम दिया था तो कितनी रैंक एक्सपेक्ट की थी आपने? आई वुड से मैंने कभी भी लाइक सिंगल डिजिट रैंक की एक्सपेक्टेशन या कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि सिंगल डिजिट रैंक आएगी मेरी. I just wanted to get into one of the IITs, like one of the 7 IITs, the old IITs. So yeah, I was expecting under 300 something rank, but like now I got such a good rank, so like it's like a dream come true for me कि चलो IIT में मिल रहा है अभी एडमिशन. ओके So like it's a big achievement. ओके ओके, सो ध्रुव भाई, जब आपका रिजल्ट आया एंड आपने देखा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 5 आई है, Uh, तो आपका और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? so like मेरी तरफ से तो इट वाज अ लॉन्ग टाइम गोल बीइंग अचीव्ड कि मुझे 10 से एक था कि आई वांट टू ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटीज. सो लाइक बैचलर्स में वो मौका नहीं मिल पाया, तो अब मास्टर्स में जाके मिल रहा है. तो या इट इज बीन लाइक अ फीलिंग दैट आई हैव नेवर फेल्ट सो फार. तो लाइक या बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन है अब कि नहीं, अब हुआ है कुछ मेरे से. ओके, तो कोई पार्टिकुलर मोटिवेशन थी क्या कि गेट क्रैक करना ही है? हाँ, मतलब बेसिकली वही था कि मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल था कि आई वांटेड टू गेट इनटू आईआईटीज. मैंने 12th में ट्राई किया था थ्रू जेडब्ल्यू, बट आई वाजंट एबल टू गेट सच गुड स्कोर इन जेडब्ल्यू. तो लाइक एक वो चीज़ रह गई थी, लाइक देयर वाज सम guilt from that from my 12th and all. So like that has become a motivating factor now कि चलो अब जाके एक और चांस मिल रहा है, तो लाइक yeah, I would give my 100% this time. ओके, एंड ट्वेल्थ का क्या स्कोर था आपका जेई का? GE ka it was I think around 120 something. It was not so good. So like at that time I wasn't able to get into any of the good colleges. एंड आफ्टर दैट यू गेट एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेज, हाँ? Yeah, I took my admissions in the Ramsi Desai Institute of Technology in Gujarat. It is situated in Nadia. ओके, सो वहाँ पे आपके कॉलेज में, जब आप कॉलेज में आए तो किस तरह का माहौल था गेट या प्लेसमेंट्स को लेके? वहाँ पे आई वुड से प्लेसमेंट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लाइक फोकस किया जाता था, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट थिंकिंग. जब वो लोग ज्वाइन करते कॉलेज, तभी से बहुत कम लोग होते जो गेट के बारे में या मास्टर्स के बारे में सोचते हैं. तो मोस्टली सबको प्लेसमेंट्स चाहिए होते हैं, तो लाइक मोस्टली माहौल प्लेसमेंट्स वाला रहता है. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिनको होता है कि नहीं, लाइक वी वांट टू गो फॉर मास्टर्स. तो वहाँ पे कुछ लोग मिल जाते हैं आपको कि मास्टर्स के लिए जाते हैं जो लोग. ओके, एंड आपने इसके लिए कोई ड्रॉप ईयर वगैरह लिया था या फोर्थ ईयर में ही? या एक्चुअली नहीं, मैंने एक साल ड्रॉप लिया था. फोर्थ ईयर में आई हैड माई इंटर्नशिप्स एंड सम अदर स्टफ. सो फोर्थ ईयर में मेरे से एक्चुअली उतना अच्छा रैंक नहीं आया था. आई वाजंट एबल टू गेट इनटू आईआईटीज. तो मतलब आईआईटी में जाने जितना रैंक नहीं आया. तो माई रैंक वाज अराउंड समथिंग 1800 समथिंग. सो लाइक आई टुक अ ड्रॉप फॉर अ ईयर कि नहीं और अच्छा कर सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा. तो लाइक आई टुक अ ड्रॉप. ओके, तो चलते हैं अब आपकी प्रिपरेशन पे। तो जो आपकी डेली लाइफ थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो किस तरह से थी?
डेली लाइफ में आई वुड से बहुत कुछ चेंज नहीं आया था, मतलब आई वुड से कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल नोट्स बनाने की बारी थी, क्योंकि लाइक आई प्रिपेयर्ड माय नोट्स, मोस्ट ऑफ माय नोट्स ड्यूरिंग माय फोर्थ ईयर, बट अभी थोड़े सब्जेक्ट्स की नोट्स रह गई थी, तो आई वाज कंटिन्यूइंग माय विथ माय नोट्स। तो मैंने वो नोट्स कंप्लीट की पहले तो, और लाइक उसके बाद आई वेंट थ्रू रिवीजन एंड ऑल की सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन, और उसके साथ मैंने एक्चुअली कोचिंग भी ज्वाइन किया था। तो आई वाज गोइंग थ्रू कोचिंग एंड रिवीजन एंड ऑल, एंड एट लास्ट लाइक मैंने टेस्ट सीरीज और वो सब बाई किया था, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज का थोड़ा टाइम आया था। तो मतलब हर रोज का मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि लाइक first thing that you need to do is revise the concepts that you think you have forgot, कि सुबह उठ के मतलब पहले थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो कि जो कंसेप्ट तुमको वीक लग रहे। उसके बाद आई वुड से गो फॉर सम टेस्ट, कि थोड़े टेस्ट या फिर PYQs, जो भी टाइम रहता था। अल्टरनेटली आई वाज प्रीफरिंग मतलब कुछ दिन टेस्ट कुछ दिन PYQs ऐसा। और उसके बाद रात में जाके लाइक यू कैन गो थ्रू योर मिस्टेक्स। तो ऐसा कुछ टाइम टेबल जैसा रहता था मेरा ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज। एंड आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? आई वुड से 8 to 10 hours हो जाता था, उससे ज्यादा तो आई डोंट थिंक उससे ज्यादा मैं पढ़ता था। मोस्टली 8 to 10 hours a day। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग या कोचिंग का मिला के? नहीं, कोचिंग का मिला के आई वुड से, क्योंकि कोचिंग वाज इंक्लूडेड एंड कोचिंग वाज फॉर 6 hours, सो लाइक व्हेन देयर वाज कोचिंग यू कैन से कि 10 घंटे तक 6 घंटे कोचिंग में निकाले, फिर 4 से 5 घंटे उसके सिवा निकाले, तो लाइक मे बी 10 hours जितना हो जाता था। जब कोचिंग जब छुट्टी होती थी तब यू कैन से यू कैन गेट 8 hours और समथिंग। ओके, तो अब आते हैं आपके स्टडी मटेरियल्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आपने स्टडी मटेरियल्स मतलब कहाँ से पढ़ा था, और आप किस तरह से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे? I would say मैंने most of my notes were prepared from my coaching। तो मैंने mostly सारे मैंने एज ज्वाइन किया था एक्चुअली, तो मैंने एज एकेडमी से वैसे ही सारे कोचिंग मतलब क्लासरूम कोचिंग वैसे ही मैंने सारे नोट्स बनाए थे। तो आई वुड ट्राई मैं ट्राई ऐसा करता था कि मैं अपनी नोट्स जितना हो सके उतना रिवाइज करूँ और उसमें से ही प्रिपेयर करूँ। तो वो मेरे लिए मुझे उसके सिवा और कोई बुक्स या फिर वो सब उतना बेनिफिशियल नहीं लगता था। तो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय ओन नोट्स फ्रॉम क्लासरूम लेक्चर्स, एंड लाइक जब जरूरत पड़ती थी कि लाइक व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सम कांसेप्ट्स की कोई कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तब यू कैन रिफर टू सम स्टैंडर्ड बुक्स। तो स्टैंडर्ड बुक्स या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज कहीं से भी आपको मिल सकता है वो जो कंसेप्ट है, तो उसमें से समझ लो। उसके बाद लाइक राइट इट इन योर ओन वे इन योर नोट्स, तो उसमें से फिर हो जाता था सब। तो आई वुड से कि क्लासरूम का मटेरियल और वो सब दैट वाज इनफ ओके, इन माय ओन नोट्स। आई थिंक गेट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं लगभग 11-12 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इनमें से कोई हाँ, ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा हो, या कोई ऐसा जो सबसे इजी लगा हो, और उन्होंने मतलब आपने किस तरह से उन्हें टाइम दिया? हाँ, ओके। तो लाइक इजी आर्ट का तो मुझे, हाँ मतलब एक सब्जेक्ट है कि अल्गोरिदम कह सकते हैं कि थोड़ा कभी कभार उसमें अल्गोरिदम्स ऐसे आ जाता है कि आपको पता नहीं रहता कि देयर आर सम क्वेश्चंस ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सो लाइक दैट क्वेश्चंस आर can be it can be made a little bit difficult in some questions, so like you need to, उसमें एक रहता था कि इसमें यार अभी भी पता नहीं है कि लाइक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो लाइक आई डिडंट यूज टू बॉदर अबाउट दैट मच कि ठीक है लाइक होता है तो ठीक है, जितने क्वेश्चंस आते हैं मुझे वो उस पर ध्यान देना है, जो नहीं आता है उस पर उतना ध्यान नहीं देना है। तो लाइक वैसे हो जाता था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट देयर वर फ्यू हार्ड क्वेश्चंस इन दैट कि चलो
वो नहीं हो पाए, लेकिन उसको उतना अटेंशन नहीं देना है। तो लाइक गो ऑन विथ योर फ्लो, कि जो जो क्वेश्चन आते रहता है करते जाओ, जो नहीं आते ठीक है वो देख लो उसके सॉल्यूशन। और लाइक इजी में तो मैं कहूँगा कि इजी तो आई वुडंट से कोई सब्जेक्ट इजी है, मतलब या सी प्रोग्रामिंग एंड ऑल, उसमें जो प्रोग्राम्स आते हैं वो लाइक दैट्स यू कैन से कि सी प्रोग्रामिंग एंड फीचर स्ट्रक्चर्स एक कोर्स है जो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि दैट इज लाइक बेसिक। वो आप कॉलेज में कर चुके हो, मतलब सब कुछ वो बहुत एक बेसिक सा कोर्स रहता है, तो आई वुड से उसमें उतने क्वेश्चन टफ नहीं होते। तो लाइक उसको टाइम कम देना है, और उन सब्जेक्ट्स को टाइम कम दिया था। लाइक एल्गोरिदम्स में है तो लाइक यू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस कि एल्गोरिदम्स का, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम्स में मेरा वीक है तो ज्यादा से ज्यादा उस टाइप पे क्वेश्चंस करना है, तो लाइक यू कैन कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो उससे फर्क पड़ता है कि चलो फिर तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तुम्हारा उस एरिया में। ओके, तो आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी क्या ये एल्गोरिथम्स को सॉल्व करने के लिए? पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आई वुडंट से कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, लाइक यही है कि एक क्वेश्चन लाइक फॉर सम टाइम आपको 2 मिनट 2 से 2.5 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो लाइक यू नीड टू अटेम्प्ट इट विद इन दैट टाइम। तो अगर 2.5 मिनट में मेरे से वो क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ है तो लाइक आई विल हैव टू सी द सॉल्यूशन एंड ट्राई टू रिमेम्बर इट, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वैसा क्वेश्चन आए तो मुझे पता है कि लाइक मैंने एक ऐसा क्वेश्चन देखा है, तो उसके उसके जैसे ही मतलब उसके सॉल्यूशन के जैसे ही मुझे एक क्वेश्चन करना है। सो लाइक ट्राई टू गो थ्रू सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ डिफिकल्ट टाइप कि मुझे ये नहीं आते, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लोर करो। तो लाइक यू तुम्हारा माइंड अपने आप से एक सॉल्यूशन बिल्ड करने की ट्राई करेगा कि चलो ये क्वेश्चन ऐसे होता है, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन किया था उसके ऊपर से ही आता है ये क्वेश्चन। तो लाइक ऐसे लाइक प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस हेल्प्स अ लॉट, जो सब्जेक्ट्स में मैंने हार्ड लगते हैं उसमें। ओके, एंड आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए होंगे? हाँ, आई केप्ट ऑलमोस्ट लास्ट 2 months फॉर मॉक टेस्ट एंड ऑल, टेस्ट सीरीज एंड ऑल। ओके, एंड उनमें प्रीवियस ईयर पेपर्स थे कुछ? नहीं, मैंने एक्चुअली प्रीवियस ईयर पेपर एक आध 2 बार मैंने दिया था, लेकिन प्रीवियस ईयर मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने जब सब्जेक्ट रिवीजन शुरू किया था उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करता था, तो लाइक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद माय रिवीजन part. So, like whenever I was giving a previous paper, like I was getting two good marks. Like I was getting marks in the range of 90s. So, like I thought, okay, this is not helping. वो एक ऐसा फेक कॉन्फिडेंस बूस्ट था कि चलो 90 आ रहे हैं, लेकिन वो मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं तो उससे आ रहे हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग वाज द टेस्ट सीरीज कि इसके अलावा जो तुमने टेस्ट सीरीज बाय की है वो उससे जो उसमें जो स्कोर आता है वो दैट विल रिफ्लेक्ट इन इट। ओके, तो इट इज बेटर लाइक PYQs करने हैं, like if you have done PYQs with the subject then you don't focus on giving previous year question in papers। तो फिर तुमने एक बार वो क्वेश्चंस कर लिए तो फिर तुम जब वापस देखोगे तो तुम्हें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो पता होंगे, तो लाइक इट विल गिव यू अ फेक कॉन्फिडेंस बूस्ट आई वुड से। ओके, अब बात करते हैं जैसे गेट एग्जाम में आपने एक तरफ PYQ सॉल्व किए हैं, तो क्या कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं क्या गेट के एग्जाम्स में? आई वुडंट से कि रिपीट होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन तुमने देखे उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम्स देर आर रिपीटेशंस, बट वो टाइप का रिपीट होता है, वो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लेकिन अगर आपने PYQs किए हैं उस टाइप के तो आपको आइडिया रहता है कि ये कैसे सॉल्व करना होगा। अगर आपने देखा ही नहीं कभी तो वो टू सॉल्व इट विद इन 2 to 3 minutes इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर एक बार आपने वो किया है उस टाइप के क्वेश्चंस किए कि चलो ऐसा PYQ आया था मैंने वो किया है, तो लाइक इट मेक्स वेरी इट फील्स वेरी इजी टू सॉल्व इट विद इन 2 to 3 minutes। ओके,
अच्छा, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सेक्शन में और एप्टीट्यूड के सेक्शन में। क्या है कि काफ़ी लोगों की ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही कमज़ोर रहती हैं, तो इन्हें किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? I would say try to do as many questions as possible. तुम्हारा जो भी कोचिंग से तुम्हारा जो भी मटेरियल अवेलेबल रहता है, लाइक इफ यू ज्वाइन एनी कोचिंग, और उसमें से आपको जो भी मटेरियल दिया जाएगा कि आपका एप्टीट्यूड के लिए आपको जो भी मटेरियल दिया गया है, सो यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एंड ट्राई टू फोकस ऑन दोज क्वेश्चंस जो आपके गलत हो रहे हैं, कि आपको जो आता है वो तो आपको आ ही जाएगा, लाइक इन योर एग्जाम्स. सो ट्राई टू focus more on the things that you aren't able to get in your aptitude section. कि मेरे को पर्टिकुलरली ये सेक्शन नहीं आता, तो उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस देखो, उनके सॉल्यूशंस देखो, वो और उसको अप्लाई करने का ट्राई करो कि नए क्वेश्चन पे, ओके चलो मैंने ये पिछला वाला ये क्वेश्चन किया, तो उसके ऊपर से मैं ये नया क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. तो आई वुड से कि practicing a lot, many variety of questions in that section would help out a lot. ओके। अच्छा, अब बात करते हैं कि जैसे आपने क्या है कोचिंग ली है एंड एक ईयर का ड्रॉप भी लिया है। कई लोग क्या है कि कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं और कईयों को डाउट है कि कोचिंग करें या ना करें, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? आई वुड से कि कोचिंग अगर नहीं भी करना है तो आई वुड से इट्स ओके. मुझे नहीं लगता कि इट मेक्स दैट मच डिफरेंस कि आपको, अगर आप 100% श्योर हो कि आपको यू कैन अंडरस्टैंड द concepts on your own from the online lectures and all, तो मतलब आपको अगर जरूरत नहीं पड़ती 90% ऑफ द टाइम किसी टीचर की कि आपको कोई कंसेप्ट समझाने के लिए, आप अगर खुद से पढ़ के या किसी लेक्चर्स में से देख के खुद कंसेप्ट समझ सकते हो, then you can go for it, like you can if you don't join coaching it's okay. uh, और एक सेकंड बेनिफिट ये रहता है कोचिंग का कि आपको डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर्स मिल जाते हैं, कि आप टीचर्स को जाके पूछ सकते हो डाउट के लिए. जब आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते तो आपको ये पॉइंट आपको कुछ दिक्कत रहेगी कि आपके कुछ डाउट्स है तो कहाँ पे सॉल्व हो. सो देट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉट ज्वाइनिंग कोचिंग. तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपके उतने डाउट्स नहीं बिल्डअप होते कि चलो ठीक है ये डाउट है, ये मतलब आपके अगर एक चैप्टर में से 10 डाउट आ रहे हैं और एक चैप्टर में से 20 डाउट आ रहे हैं, तो लाइक इट मेक्स डिफरेंस देयर. तो यू शुड आपको आपके अपने ऊपर है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा. ओके। अब एक बात आती है कि आपने जैसे प्रिपेयर किया गेट के लिए फोर्थ ईयर में या फोर्थ ईयर के बाद, कई मतलब हाँ. सो मैं पूछना चाहता हूँ कि राइट टाइम क्या होता है कि गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? Actually अब तो रूल आ गया है कि यू कैन गिव गेट इन थर्ड ईयर, लाइक इट वाज फ्रॉम आई थिंक 2020. So maybe I would say कि you can start from second year. सेकेंड ईयर से अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, अगर आपका नहीं भी होता, आपने अगर थर्ड ईयर में ऐसे ही लिया है कि थर्ड ईयर में आपको ट्राई करने के लिए जस्ट टू नो अबाउट गेट, आपको आपका स्कोर क्या आता है, मतलब आपको कितना आता है आपको भी, और कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर. कि सेकेंड ईयर से जितना भी हो सके, मतलब डोंट गो 100 फुल फ्लेज्ड ऑन गेट, बिकॉज आपका कॉलेज भी रहता है साथ में. तो अपार्ट फ्रॉम द कॉलेज टाइम अगर आप जितना भी टाइम दे सकते हो गेट को, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर. फिर थर्ड ईयर में जाके आप एक बार गेट दे दो. उसके बाद आपको पता चलेगा कि अभी मुझे कितना एफर्ट करना पड़ेगा इसमें. सो लाइक यू स्टिल हैव 2 years, 3 और 4, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. तो लाइक फिर यू हैव इनफ टाइम कि कॉलेज के साथ में आपके पास अगर 2 years है, 2 years है, तो लाइक यू हैव इनफ टाइम कि आप कर सकते हो गेट. और आई वुड से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज, कि आप टेस्ट सीरीज बहुत सारी टेस्ट दो. टेस्ट सीरीज से जितना रैंक इम्प्रूवमेंट होता है वो आई वुड से किसी और चीज से नहीं होगा. ओके, तो अब बात करते हैं आपकी कि
आपने मतलब जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आई प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि कोई भी चैलेंजेस वगैरह आते हैं, कभी मूड नहीं करता है वगैरह वगैरह? हाँ मतलब ऐसा रहता है कि जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो कि चलो मैंने आज एक टेस्ट दी है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग एट अराउंड 60 to 70 मार्क्स एवरेज मार्क्स, और मेरे 50 आ गए या फिर 45 आ गए, तो लाइक आपका मूड ऑफ हो जाता है कि यार मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, इतना पढ़ने के बाद मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आए, अगर ये गेट में आ गए हैं मेरे 45 मार्क्स तो मेरा क्या होगा। तो मतलब ये सब चीज रहती है एक बार कि आपको मार्क्स देख के कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं, ये मैं क्या कर, मतलब मेरी प्रिपरेशन कहाँ गई ये सब। बट ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होगा, आपके अकेले के साथ नहीं होगा। जो भी प्रिपेयर कर रहा है, अगर एयर वन भी आया है तो एयर वन के साथ भी यही हालत होगी, तो उसका भी हर टेस्ट में 80 या 90 नहीं आए होंगे। तो मतलब ये नॉर्मल है, एक्सेप्ट करके चलो कि फेलियर्स आएंगे, और वो एक पार्ट है ये जर्नी का। तो बस वो एक्सेप्ट करके चलो। थोड़ी टाइम यू विल बी सैड कि चलो 1 घंटा थोड़ा दुखी हो गए, फिर उसके बाद मूड चेंज करके वापस लग जाओ प्रिपरेशन में, ऐसा है। सो अभी आपने बात की AIR 1, आपकी AIR 5, किसी की आती है ऑल इंडिया रैंक 20। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी ऑल इंडिया रैंक 1 से 25 के बीच होते हैं उनको मतलब नॉलेज सबका बराबर होता है लगभग। बस वो है एग्ज़ाम डे में जाके कुछ गलतियाँ करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम। तो उस बारे में आप क्या कहोगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई वुड से कि ये आई वुड से मे बी ऑल इंडिया रैंक 50 तक आई वुड से एवरीवन इज हैविंग मतलब सबका नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो बस एक ही चीज होती है कि आपने पेपर में जाके थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, मतलब एक आध दो क्वेश्चन आपको रहा है, एक क्वेश्चन मुझे आ गए, एक क्वेश्चन किसी और को नहीं आया। तो बस वही चीज रहती है कि एक आध दो रैंक आगे आगे पीछे हो जाता है उसकी वजह से। बट वो मेजर डिफरेंस नहीं है आई वुड से। मैंने कभी रैंक के लिए प्रिपरेशन नहीं की थी गेट की, मैंने बस कॉलेज के लिए प्रिपरेशन की थी और वो मुझे मिल गया बस। वो बहुत है। तो लाइक इट्स मेरा कभी गोल नहीं रहता कि ये रैंक चाहिए मुझे, वो रैंक चाहिए मुझे, बस कॉलेज चाहिए थी तो बस मुझे वो कॉलेज मिल रही है, तो मुझे एयर 20 आता मुझे फर्क नहीं पड़ता उतना। सो इट्स ओके। वो कंपटीशन, इफ यू एलिमिनेट द कंपटीशन यू कैन फोकस ऑन व्हाट यू नीड टू डू, कि आपको क्या करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो अच्छा रहता है। ओके, तो आप मतलब कुछ सोच के गए थे क्या एग्ज़ाम देने, लाइक मैं इस तरह से एग्ज़ाम दूंगा, कोई स्ट्रैटेजी थी आपकी जैसे पेपर हाथ में आता है? एक्चुअली एक्चुअली ऐसा रहता है, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय JEEs कि लाइक व्हेन यू गिव सम टेस्ट एट योर स्कूल और एट योर होम, कि आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हो, तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहता है कि आपको पता है ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूल है। लेकिन जब आप टेस्ट देने जाते हो टेस्ट एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो एनवायरनमेंट पूरा चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी इफेक्ट आती है। जो आपके नॉर्मल नॉर्मल परफॉर्मेंस रहता है आपका घर पे या स्कूल पे, तो वो उससे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है परफॉर्मेंस, बट वो चीज़ मुझे एलिमिनेट करनी थी एक्चुअली इस बार। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने हर रोज टेस्ट देना शुरू किया था, लाइक 2 months बिफोर, 2 months फ्रॉम कीट आई यूज टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट एवरी डे फ्रॉम 9:30 to 12:30 ड्यूरिंग द 8 hours, लाइक डेट भी 9:30 to 12:30 था। सो लाइक मैंने भी 2 महीने पहले से मैं हर रोज एक पेपर देना शुरू कर दिया था कि 9:30 to 12:30 यूज गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट एवरी डे, बिकॉज मुझे गेट एग्जामिनेशन में एक रूटीन बनाना था कि लाइक माई माइंड गेट्स हैबिचुएटेड टू द सिचुएशन, कि वहां पे जाके उसको ऐसा कुछ नया नहीं लगना चाहिए कि ये मेरा हर रोज का काम है, मैं ये हर रोज करता हूँ। तो लाइक वो चीज, वो एक एंजाइटी डर निकालने के लिए मैंने 2 महीने पहले से आई स्टार्टेड गिविंग अ फुल सिलेबस टेस्ट एवरी डे। तो लाइक इट हेल्प मी अ लॉट आई थिंक। वो उसकी वजह से मेरा डर और जो एंजाइटी वाला पार्ट है वो बहुत सप्रेस हो गया था। वो परफॉर्मेंस मेरा इतना डिग्रेड नहीं हुआ था एग्जामिनेशन। ओके, एंड मार्क्स में आप किस तरह से स्कोर कर रहे थे, लाइक आपने 2 मंथ्स करे हैं रेगुलर? आई वुड से मेरा मैंने एक्चुअली टेस्ट सीरीज एक मीड इजी की ली थी और गो क्लासेस की भी ली थी।
सो आई वुड से वो तो बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है लाइक प्रिपरेशन के लिए। तो वो एक गो क्लासेस में आई वुड से आई वाज स्कोरिंग अराउंड 65 एवरेज मार्क्स मेरे अराउंड 65 थे। और मेरी जी में आई थिंक इट वाज अराउंड 70-75 मेरे एवरेज मार्क्स तो रहते थे। तो लाइक ये एवरेज रहता था मेरा ऑलमोस्ट। तो लाइक ऑलमोस्ट इफ यू आर स्कोरिंग अबव 70% इन एवरेज मतलब एवरेज मार्क्स अगर आप टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हो अबव 70%, तो आई वुड से बहुत अच्छे जा रहे हो आप प्रिपरेशन में। यू कैन टारगेट अंडर 100 रैंक। ओके, सो ध्रुव भाई, जब आपने गेट एग्ज़ाम दिया तो आपकी कोई स्ट्रेटेजी थी क्वेश्चंस को किसी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में सॉल्व करने की, या कोई सेक्शन आप पहले सॉल्व करोगे, कोई बात के लिए बचा के रखोगे, इस तरह से कुछ सोच के गए थे क्या, या किया आपने, किस तरह से किया? या मतलब मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता है कि ये सेक्शन या पहले करूँ या फिर ये बाद में करूँ। मतलब एक रहता है कि एप्टीट्यूड में पहले करता था क्योंकि वो मुझे थोड़ा इजी लगता था और वो मुझे थोड़ा उसमें से मतलब मैंने ऐसा कुछ प्लान किया था कि आई शुड कंप्लीट द क्वेश्चंस इन अराउंड 20 मिनट्स। तो मुझे जो 10 मिनट्स का एक गैप है वो मुझे एक्चुअली टेक क्वेश्चंस में मिल जाता था ज्यादा। तो ये मतलब मैं स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करता था कि पहले मैं एप्टीट्यूड कर लूँ उसके बाद फिर टेक अटेम्प्ट करूँ। तो और एक और चीज थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन लगे कि चलो ये ढाई ढाई 3 मिनट में ये नहीं हो रहा है, तो वो तभी के लिए मैं छोड़ देता था कि अभी छोड़ दो क्योंकि लाइक आई डोंट हैव मच टाइम फॉर मतलब 3 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं होता किसी क्वेश्चन में, तो तब वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ट्राई करता हूँ कि लास्ट में जब खत्म हो जाए उसके बाद अगर कुछ टाइम रहता है तो लाइक आई कैन कम बैक टू दैट क्वेश्चन। ऐसा ऐसे ऐसे करके आई वाज ट्राइंग टू लाइक आई वाज गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। एंड आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे? आई थिंक मैंने 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने आई थिंक 2 छोड़ दिए थे। ओके, टोटल क्वेश्चन 65 होते हैं? या टोटल देयर आर 65 क्वेश्चन। और कुछ पता चला कितने सही थे, कितने गलत? जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 3 to 4 वर रॉन्ग। आई थिंक 4 या मे बी 5, 4 या 5 आई थिंक रॉन्ग थे, बाकी सारे सही थे मोस्टली। ओके, एंड माइनस मार्किंग क्या थी, 1/3 या 1/4? मतलब 1/3 रहती है इन इन नॉर्मल क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं तो उस पर 2/3 रहती है ऐसा। और या फॉर एम एस क्यूज और न्यूमेरिकल आंसर टाइप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। ओके, सो एक बार आप बताओगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और किस टाइप की मार्किंग रहती है इनकी? मतलब थोड़ा बहुत वो हर साल का फिक्स नहीं रहता कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितना वेटेज रहता है, बट वो इन जनरली आपको मिल जाता है बुक्स और मतलब जो भी आपने ऑनलाइन अगर सर्च कर लो कि पिछले फ्रॉम दीज टू दीज मेनी इयर्स कितने मतलब कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट्स की कितना वेटेज था, तो दैट यू कैन फाइंड आउट इन फ्रॉम बाय सर्चिंग ऑनलाइन। तो मतलब पर्टिकुलर एक साल में आपको नहीं रहता कि इतना ही वेटेज रहेगा एक सब्जेक्ट का। वो वेरी करता रहता है थोड़ा बहुत, बट इट स्टेज अराउंड सेम। एंड मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। आपके टाइम में किसका सबसे ज़्यादा वेटेज था, कौन से सब्जेक्ट का था? सबसे ज्यादा आई वुड से मैथ्स ही रहता है मोस्टली। अगर आप दोनों मैथ्स कंबाइन करके देख लो कि डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स दोनों कंबाइन करके ले लो तो लाइक मैथ्स का वेटेज बहुत रहता है ज्यादा। ओके, और आपको मैथ इजी लगा या टफ? मोस्ट ऑफ द पोर्शन मैथ्स का इजी लगता था मुझे। कुछ पोर्शन रहता है लाइक इन प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, उस पर कुछ रहता है कि चलो कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड है, बाकी मोस्ट ऑफ द पोर्शन मुझे लगता लाइक आई लाइक मैथ्स, तो मुझे मोस्ट ऑफ द पोर्शंस इजी लगता था। ओके, अब आते हैं कि कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन या ड्यूरिंग एग्ज़ाम, की ये नहीं करना चाहिए उन्हें? आई वुड से कि
most of the most things that I've seen people doing wrong is कि कोई एक क्वेश्चन पे या फिर कोई एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली सब टॉपिक कवर करने होते हैं. अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया है, लाइक दैट्स व्हाट हैपेंड विथ मी इन माय लास्ट ईयर, कि मैंने जब लास्ट ईयर में 4th ईयर में एग्जाम दी थी तो मेरे से एक सब्जेक्ट नहीं हो पाया था. मैंने 9 सब्जेक्ट प्रिपेयर किया था. कौन से सब्जेक्ट? तो लाइक इट अफेक्ट्स. आई थिंक इट वाज सीएन मैंने छोड़ दिया था शायद. तो लाइक वो एक सब्जेक्ट मेरे से छूट गया था, बट इट अफेक्ट्स अ लॉट, क्योंकि आप ऑलरेडी 100% नहीं कर रहे हो, आप 80% कर रहे हो, उसमें से भी आपको 70% ही आता है. तो लाइक इट अफेक्ट्स अ लॉट. तो मतलब एक सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान नहीं देना है, बहुत डीप नहीं जाना है. जितना आप कर सकते हो उतने टाइम में वो करके आगे बढ़ जाओ. एक कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन भी है कि चलो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपने 2 दिन निकाल दिए उस क्वेश्चन के पीछे, लेकिन वो उतना टाइम नहीं रहता आपके पास. तो लाइक वो चीज नहीं करनी है कि एक टाइम एक चीज पे या फिर एक कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है. जस्ट मूव ऑन. अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वापस आके देख लो फिर अगर टाइम रहता है तो. सो आई वुड से. और एक चीज है कि लाइक मैंने और एक और चीज मार्क की है कि लोग एनालिसिस कम करते हैं. लाइक व्हेन यू गिव योर टेस्ट सीरीज, तो यू शुड गिव सम टाइम फॉर एनालिसिस, कि आपका टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद आई वुड से एटलीस्ट गिव टू अस टू एनालाइज योर पेपर, एनालाइज योर मिस्टेक्स, और उसके बाद टारगेटेड रिवीजन करना चाहिए. आई वुड से कि पूरा रिवाइज करने मत जाओ. आपको अगर पता है कि ये सब्जेक्ट में मुझे ये सब चीजें आती है, तो आपकी मिस्टेक्स जहाँ पे हुई है वही चीज जाके रिवाइज करो. क्योंकि अगर पूरा सिलेबस आप अगले दिन पर पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाओ, तो मतलब वो एक फैक्ट है कि टाइम में कंप्लीट होना चाहिए सब कुछ. तो उसके लिए आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि मुझे कौन सा चीज नहीं आ रही है, और वो आपको टेस्ट सीरीज बताती है. तो उसके बाद जो आपने टेस्ट देके आपको एक एनालिसिस करना है कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो वही चीज जाके रिवाइज करो. तो आपके पास फिर टाइम बचेगा ज्यादा टेस्ट देने का, ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए. तो आई वुड से दैट इज आल्सो वन मोर पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ओके ओके. सो ध्रुव भैया, आप एक रोड मैप बता दो स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से स्टार्ट करना है प्रिपरेशन और एंड तक जाना है. मतलब द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक इज नोट्स, कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. तो नोट्स के लिए आप अपने कोचिंग का मटेरियल, मतलब क्लासरूम कोचिंग का, और क्लासरूम कोचिंग में से नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया है तो ऑनलाइन कोचिंग में से नोट्स बना सकते हैं. और अगर आपको खुद से करना है तो यू कैन गो फॉर एनपीटीईएल कोर्सेज एंड अदर यूट्यूब वीडियोज दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन. तो इसके बट नोट्स प्रिपरेशन पे उतना आई वुडंट से कि उतना फोकस करना है, उतना फोकस करना चाहिए. नोट्स एक हद तक डायनामिक रखो, कि आप आगे जाके जब अपने टेस्ट सीरीज और वो सब दे रहे हो, तो वो टेस्ट सीरीज में जब आपको पता चलता है कि चलो ये कंसेप्ट में मिस हो गया, तो आप लेटर ऑन ऐड कर सको नोट्स में. तो लाइक यू शुड कीप योर नोट्स डायनामिक. और इसके बाद मेन चीज रहता है कि लाइक आई थिंक 6 महीने तक आपका 6 महीने तक मोस्टली आपके नोट्स हो जाते हैं फॉर ऑल 10 सब्जेक्ट्स. लाइक जो मेन सब्जेक्ट्स है कि मैथ्स है, ओएस है, सीएन है, फिर डेटाबेस है, फिर सी इमर्जन डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिथम्स है. मतलब इन सब के नोट्स जब आप बनाने लगो, तो उसके साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी एक बार कर लेने कि नोट्स के साथ, कि एक एक सब्जेक्ट जब आपका खत्म हो जाए, तो उसके बाद यू शुड गो इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो, कि एक बार आपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए उन सारे सब्जेक्ट्स के. तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई कि एक बार सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख लो सारे सब्जेक्ट्स के. और इसके बाद आई वुड से कि लास्ट 2 to 3 months आप टेस्ट सीरीज के लिए रखो. If you can give subject test with the completion of your subjects, like notes के completion के बाद ही आप subject test दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है. अगर तब नहीं दे सकते तो उसके बाद एक रिवीजन फीस रखो, कि आपकी नोट्स प्रिपेयर हो गई है, उसके बाद 1 महीना शायद आपने रिवीजन फीस रखा है कि सारी नोट्स में अपनी रिवाइज कर लो. और उसके बाद 2-3 मंथ्स है वो, उसमें आप टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हो. और टेस्ट सीरीज में जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके उतनी टेस्ट दे सकते हो आप.
तो वो आई वुड से कि वही सबसे ज़्यादा द मेजर 60 to 70% ऑफ द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इज योर टेस्ट सीरीज. जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना उतना अच्छा रैंक आने के चांसेस रहते हैं. तो आई वुड से कि क्योंकि उस चीज़ से आपको यू वुड बी आपको एक रीच मिलेगी टू वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस विद फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. तो मतलब वो जो रीच मिलती है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके काम में आती है एग्जाम में, कि आपने बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखे हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं, तो that benefits a lot in the exam in the end. So yeah, I would say that's what the overall roadmap looks like if someone wants to go for the GATE. अच्छा, तो हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं. तो अब आपने मतलब मास्टर्स के बाद क्या करने की सोची है? आप रिसर्च में जाओगे या प्लेसमेंट का सोचा है आपने? I would say research का अभी मैंने नहीं सोचा है कुछ. Most probably I would go for placements. For now I'm not thinking of research, so मेरा target most probably placement से रहेगा. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. व्हाई ओनली आईआईटी बॉम्बे? एक चीज तो है कि सबसे पहली चीज कि मैंने मेरे होम स्टेट से नजदीक रहता है आईआईटी बॉम्बे, सो लाइक फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट वाज दैट. और एक और चीज रहती थी कि लाइक वन ऑफ थिंग वाज द इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, कि उसकी वजह से मैंने ज्यादा आई वाज इंक्लाइन टुवर्ड्स आईआईटी बॉम्बे. और आई वुड से मतलब और जो कैंपस लाइफ एंड द सिटी दैट यू गेट is also one of the factors that you can consider during the uh, placement, during taking the call on IIT Bombay. तो yeah, मतलब और courses में I would say कि there are few courses that are taught by some of the renowned professors की machine learning, और मतलब I am inclined toward machine learning anyway, तो मतलब I would say कि some of the courses that are taught by well-known professors. तो मतलब उसकी वजह से मुझे एक था कि चलो ये भी एक चीज़ है, तो I would just say कि IIT बॉम्बे उसकी वजह से भी मैंने एक चूज़ किया था. ओके, सो थैंक यू ध्रुव भैया फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. आपने बहुत ही अच्छा गाइड किया है स्टूडेंट्स को, लाइक गेट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है. और जो स्टूडेंट्स आने वाले यानी कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे. सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस सेशन. Okay, thank you. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.